देखिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं सिग्नल्स, आप जब कभी भी बोलोगे अपने सिग्नल्स को इसके हाथ पे रख रहे हो, तो जो सिग्नल्स को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब है तो सिग्नल्स ही ना, ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से, आपने डिवाइस की हेल्प से उसको एक को दूसरे में कन्वर्ट किया, एक टाइप के सिग्नल्स को दूसरे टाइप के। लेकिन जब आप कभी बोलते हो तो आपको करंट लगता है क्या? आप बोल रहे हो, नहीं लगता ना। लेकिन क्योंकि वो सिग्नल आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर रहे हो तो उसमें वोल्टेज और करंट तो होगी होगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें आपकी वोल्टेज और करंट तो है पर वो इतनी कम है, इतनी कम है, तभी तो आप बोल रहे हो, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरे पास? देखो इफेक्ट तो आता है, जब आप बोलते हो तो प्रेशर तो बनता है ना इधर आपकी हवा। अगर आप ऐसे मुंह के आगे हाथ रखो तो आपको कुछ तो फील होता है ना, कुछ मतलब अब जैसे सर्दियाँ हैं, आप बोलोगे तो कुछ ऐसा हॉट हॉट सा आपको लगेगा, कुछ गरम गरम सा होता है ना। तो आपके जो सिग्नल्स है उसका जो वोल्टेज लेवल है वो बहुत कम है, 1-2 वोल्ट से तो आपको करंट भी नहीं लगता, वो मिली वोल्ट है, वो क्या है, मिली वोल्ट। तो वो जो सिग्नल आप बोल रहे हो, जो साउंड वेव्स हैं, वो आपके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो उसकी जो रेंज आती है ना सिग्नल्स की, साउंड वेव्स को जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, उसकी जो रेंज आती है वो किस में होती है, मिली वोल्ट्स में। आई मेरी बात समझ? मतलब उसकी इक्विवेलेंट अगर आप वैल्यू को देखो, अगर आप साउंड वेव्स को देखो कितने वोल्टेज के बराबर होगी, इसका वोल्टेज लेवल क्या होगा, तो वो सिर्फ मिली वोल्ट्स के बराबर होगा। आगे मेरी बात समझ? तो वो वोल्टेज एम्पलीफायर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, उस वोल्टेज अगर आप उस सिग्नल को डायरेक्टली लाउड स्पीकर पे दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिग्नल्स का एम्पलीफाई करना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि एकदम से मिली वोल्ट में वो 1000 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो उसका क्या होगा, उस मिली वोल्ट से पहले वो वोल्ट में कन्वर्ट होगा, 2 वोल्ट में, 3 वोल्ट में, 4 वोल्ट में। पता लगा लाउड स्पीकर रन कर रहा है कहीं 100 वोल्ट पे जाके, तो आपको इलेक्ट्रिक ईडीसी सर्किट है ना, वो आपके कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो धीरे धीरे तो आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेंगे, एक स्टेज से आपका काम नहीं चलेगा। आगे मेरी बात समझ? ठीक है। तो वोल्टेज आप समझ आ गया क्या मतलब है? ठीक है, क्योंकि आप ये, और पावर एम्पलीफायर क्या कहता है, पावर एम्पलीफायर का काम ही सिर्फ क्या है, वोल्टेज के लेवल को नहीं बढ़ाना। वोल्टेज एम्पलीफायर का काम क्या है, अपनी आउटपुट पे मैक्सिमम, पावर एम्पलीफायर का काम है कि ये पावर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर का क्या काम है कि अपनी आउटपुट पे मैक्सिमम पावर को प्रोवाइड करे, सो दैट योर लोड कैन बी ड्राइव। लोड को ड्राइव करने का काम इसका है, इसका नहीं है। ये वोल्टेज एम्पलीफायर तो पावर एम्पलीफायर से पहले लगेगा। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर है वाली बात? तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन विदाउट डिस्टॉर्शन, पावर एम्पलीफायर के लिए टू प्रोवाइड मैक्सिमम पावर एट इट्स आउटपुट, अपने आउटपुट, राइट बच्चों? सेकंड क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर का जो साइज है ये बहुत छोटा होता है, मैं बताऊंगी। ट्रांजिस्टर, आप ऐसे लिखिए, वोल्टेज एम्पलीफायर हैज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। पावर एम्पलीफायर का जो साइज है लार्ज साइज। लिखो, मैं समझा रही हूँ, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाओ, दो बिल्कुल, वहां फटाफट लिखो जल्दी। आप अपनी लैंग्वेज में बहुत छोटा छोटा लिखो, उससे उसको समझ जाता है, जब आपको याद रहेगी मैडम ने क्या लिखा है। अभी मैं इसको बताऊंगी कि स्मॉल साइज और लार्ज साइज है, मैं डिटेल कहानी नहीं बताऊंगी, ठीक है? बोलो बच्चों, थोड़ा स्पीड से।
बोलो बच्चों, देखिएगा जरा समझिएगा, रफ नोट कर लेना आपने। पहले इसको ये करके इस वाले से हमारा काम 1 बाय 1 स्टार्टिंग में चला गया। ये देखिएगा, मैंने कहा कि जो आप वोल्टेज एम्पलीफायर का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल साइज। यहाँ देखिए पैरामीटर स्मॉल, ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्ज। अब मैं आपको बताती हूँ स्मॉल और लार्ज क्यों। देखिए ट्रांजिस्टर के साइज से छोटा बड़ा होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो इतना सा है। अब उसमें आप बेस को मोटा कर दो, बेस को पतला कर, सारी कहानी बेस से स्टार्ट। समझ आ रही है? ट्रांजिस्टर क्या था मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, क्योंकि उसी से 4 पॉइंट्स आपके आगे होंगे। मैंने कहा इसका साइज छोटा है और इसका पावर एम्पलीफायर का साइज बड़ा है। तो ट्रांजिस्टर के साइज से मतलब नहीं कह रही हूँ मैंने ट्रांजिस्टर लिखा था, उसको काट दिया था। वोल्टेज एम्पलीफायर का जो साइज है वो छोटा होता है और पावर एम्पलीफायर का साइज बड़ा होता है। वो क्यों? देखिए ट्रांजिस्टर तो आपका ऐसा ही तो होता है, सब लोग यहाँ देखो, एमीटर, बेस और बेसिस कनेक्टर, यही होता है। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करते हो कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो कलेक्टर से कलेक्ट करता है। जितने ज्यादा कलेक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतनी ज्यादा करंट आपकी हाई हो जाएगी, यही होता था। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे, यहाँ सुनिएगा, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर तक पास होंगे ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बेस पे, बेस पे। अब कैसे, यहां से अगर आपने बेस बहुत बड़ा कर दिया, बेस आपने क्या कर दिया, बहुत मोटा कर दिया इस बेस को, तो क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, इस होल से क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। अब अगर आपने यहाँ देखो ना, इसको ऐसे समझते हैं, आप एमिटर हो, आप बेस हो, ये कलेक्टर हो, इसको क्या करना है, इसने आपको कहा कि आप पैसे इसको रितेश को पास कर दो, आप इसको ऐसे समझो, आप पैसे रितेश को पास कर दो, तो उससे क्या होगा, इसने पैसे दिए, अब इसे पैसों की जरूरत थी, अब इसने क्या करा, इसने तो दिए इसको 2000 रुपए, इसने आगे पास किए 1500 रुपए, तो 500 रुपए कट गए। ठीक है, तो और अगर इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसे कह रहे चल ठीक है, इसे आज तुझे जितने पैसे रखने होंगे उतने रखने, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो उसमें से 100 रुपए रखना चाह रहा है या उसमें से 500 रखना चाह रहा है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बेस पे, इस बेस पे डिपेंड करता है। अगर इस बेस को बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये क्या करेगा, 1000 रुपए यही रख देगा, उसके पास से बहुत 1000 रुपए पूछेगा। अब अगर ये क्या करेगा, अगर ये सिर्फ 100 रुपए रखता है तो सारे के सारे पैसे, मैक्सिमम पैसे उसको मिल जाए, हाँ है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिस्टर के बीटा पे डिपेंड कर रहा है कि बीटा मोटा है या पतला। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है वाली बात। तो हमेशा आप कभी भी देखोगे, मैंने ईसीडी में आपको कुछ ईसीडी में बताई थी, मैंने ये सब चीजें मैंने आपको ईसीडी में यही बताया था कि जो आपका बेस है वो कैसे डिपेंड करता है, बेस को कैसे पतला करते हो, मोटा करते हो। ठीक है, उसको डोपिंग हाई करते हो, डोपिंग लो करते हो, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और यहाँ से मुझे 2 की शक्ल से पता लग रहा है कि ये समझाया है जुनैद, शायद उससे मेरी वीडियो देखी हो, ये लास्ट में उस टाइम पे आया भी था जब लॉकडाउन से पहले से क्लासेस लगाई। ठीक है, ये वीडियो में भी मैंने दोबारा समझाया है, क्योंकि मैंने सारा लॉकडाउन में आपका सारा का सारा दोबारा पढ़ाया था, मैंने कुछ भी पहले से स्टार्ट नहीं किया। तो आपका ये सब कुछ आपको नहीं भी पता है तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर के बीटा पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है कि वो मोटा है या पतला है। अगर ये मोटा होगा तो ये बाकी दोनों चीजें पतली होंगी, थिन होगी, पतली होगी। ठीक है, डोपिंग हाई होगी या लो होगी। डोपिंग हाई और लो होने का मतलब बच्चे ये है, डोपिंग का मतलब ये हो गया कि आपने उसमें इम्प्योरिटी कितनी ज्यादा ऐड की। अगर आपने इम्प्योरिटी ज्यादा की है ऐड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी बढ़ जाएंगे। 2 चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं कह रही हूँ ईसीडी का जो ट्रांजिस्टर में डोपिंग वाला प्रोसेस है वो आप जरूर देख लीजिए, लास्ट ईयर की वीडियोस में उसमें मैंने दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे हम क्लास वीडियो चलाएंगे। अब देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, इस ट्रांजिस्टर में मैंने कहा कि ये मुझे ज्यादातर, अब यहाँ समझिएगा, मैंने कहा स्मॉल साइज, स्मॉल साइज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, स्मॉल साइज से इसका कुछ, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो यही होगा ना, अगर मैं एमीटर हो, बेस हो, कलेक्टर हो, तो ट्रांजिस्टर का साइज तो इतना सा ही रहा ना, डिपेंड इस पे कर रहा है कि आपने किसको कम किया, किसको ज्यादा किया। एक बार तो मैंने बेस को पतला कर दिया और एक बार मैंने बेस को मोटा कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने बढ़ा के दिखाया था यहाँ पे,
यहाँ पे आपने बेस को मोटा कर दिया और यहाँ पे आपने बेस को पतला कर दिया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि वोल्टेज एम्पलीफायर में बेस पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। अब यहाँ सुनिए, वोल्टेज एम्पलीफायर में हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम है, सिग्नल को बढ़ाना है। सिग्नल को बढ़ाना है मतलब आपको वोल्टेज को बढ़ाना है। तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगी? जब वहाँ पे करंट ज्यादा होगी, हाँ है ना? तो करंट कब ज्यादा होगी? जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर पे पास होगी, हाँ या ना? समझ आ रही मेरी बात? हमें मैक्सिमम सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। मैक्सिमम सिग्नल कब एम्पलीफाई? मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चे कब आएंगे? जब मैं उनको आने दूंगी। समझ आ रही मेरी बात? तो मैक्सिमम सिग्नल एम्पलीफायर तभी तो मुझे आउटपुट ज्यादा मिलेगी। यहाँ जब मैं वहां इनपुट से, दैट इज द इनपुट, दिस इज द बेस एंड दैट इज द आउटपुट, जब मैं वहां से बच्चे आने नहीं दूंगी तो एम्पलीफाई क्या होगा? मुझे यहाँ बैठ के कौन सा बच्चा समझ आएगा कि किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर का काम ही क्या है? वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करना। सिग्नल क्या है? आपके वोल्टेज और करंट, वही तो है। तो मैक्सिमम करंट आपके कब जाएगी? जब आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से है वो कलेक्टर पे पास होंगे। तो उसके लिए मुझे बेस को क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे रोक टोक कम करनी पड़ेगी ताकि बच्चे आए और क्लास के अंदर बैठ जाए। आगे मेरी बात समझ? तो यहाँ पे मुझे बेस को वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए मुझे वो ट्रांजिस्टर लेना है जिसमें आपका बेस जो हो वो पतला। आगे मेरी बात समझ क्लियर है? मैं इसको जैसे समझा रही हूँ लिखाऊंगी। यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर में बेस मस्ट बी थिन so that maximum electron can be reached to the collector and the maximum current can be get at the output। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? इसका उल्टा पावर एम्पलीफायर में जो वोल्टेज एम्पलीफायर में हो रहा है वो पावर एम्पलीफायर में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि अगर यही कहानी आप इसमें करोगे तो बेकार हो गई, तो वो फिर तो सेम हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर एम्पलीफायर में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पावर एम्पलीफायर में हमें सिग्नल तो ऑलरेडी, इसकी इनपुट तो क्या थी? सिग्नल थे। अब पावर एम्पलीफायर की इनपुट क्या है? वोल्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट, जो ऑलरेडी एम्पलीफाइड सिग्नल है। ऐसा ही है, जो ऑलरेडी एम्पलीफाइड सिग्नल है वो क्या है? पावर एम्पलीफायर की इनपुट है। तो उसके वोल्टेज लेवल को तो उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत है उसको? वो तो पहले से ऑलरेडी बड़े बढ़ाए हैं। सिग्नल तो आपको पहले से बढ़ावा मिल रहा है कई स्टेजेस के बाद में। लास्ट स्टेज पे आपको वोल्टेज एम्पलीफायर, जब आपका बिल्कुल वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, जितने रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल को आपको बढ़ाना है, फिर वो आपको पावर एम्पलीफायर को आप दोगे। फिर पावर एम्पलीफायर क्या करेगा? उस सिग्नल को सिर्फ एम्पलीफाई करेगा, मतलब उसकी पावर को बढ़ाएगा, ना कि उसकी वोल्टेज को। तो मुझे वहाँ वोल्टेज करंट से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ आ गया मेरी बात? उसको तो जो इनपुट दी उसने उसके सिर्फ पावर को बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बेस स्मॉल था, थिन बेस था, वहां पे क्या हो जाएगा? बेस मोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको सिग्नल को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो काम किसका था? वोल्टेज एम्पलीफायर का। वोल्टेज एम्पलीफायर पावर को नहीं इंक्रीज कर सकता, वो सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है। वोल्टेज लेवल आपको पहले ही पता है कि मुझे मिली वोल्ट से मैं 50 वोल्ट पे पहुंच गई, तो अगर मैंने वहां पे भी वही सेम काम पावर से करवाया तो वो 55 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो पावर तो फिर से इंक्रीज नहीं हुई और उतने वोल्टेज लेवल की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो लाउड स्पीकर कहाँ चला पाएगा? उसको चला ही नहीं पाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, आप देखते हो ना कई बार किसी का चार्जर किसी के चार्जर में नहीं लगता है। जो चाइनीज चार्जर होते हैं वो थोड़े दिन तो काम करते उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। वो यही रीजन है, इम्पीडेंस प्रॉपर नहीं है ना। हर काम ही इम्पीडेंस से स्टार्ट होते हैं, हम सारा काम ही इम्पीडेंस के लिए कर रहे हैं। आप मेरे से क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको मेरा समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा नहीं समझ आएगा तो आप क्यों बैठोगे क्लास के अंदर? क्यों देखोगे मेरी वीडियो या एक्सवाइजेड किसी की? ठीक है, तो यहाँ हर चीज़ हमारे जनरल लाइफस्टाइल से उठ के आई है कि इम्पीडेंस मैचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पीडेंस का मतलब हो गया कि जो मैं इनपुट पे दे रही हूँ वो एक्जैक्टली आउटपुट पे मिलना चाहिए। मैं इनपुट हूँ, आप आउटपुट हो। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप क्या कहोगे? फेल हो जाओगे, आप क्लास के अंदर नहीं आओगे। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बेस थिन है, तो यहाँ पे मुझे बेस क्या करना पड़ेगा? थिक करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। समझ आ गया मेरी बात? पतला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेस जो है मस्ट बी थिक। गेटिंग माय पॉइंट? ये मोटा होना चाहिए, वो पतला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तो आपको
तीन चीजें बताई, एक एम्पलीफिकेशन की बात बताई, एक साइज की बात बताई, एक आपको उसमें बताया कि साइज स्मॉल होता है, फिर आपको ये बताया कि बेस मस्ट बी थिन, यहाँ पतला होना चाहिए, यहाँ मोटा होना चाहिए। फटाफट शॉर्ट में लिख लो, बेस मोटा, बेस पतला, फटाफट। अब यहाँ देखिए, चलेगी सवा बारह। शाम को। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सुनिएगा, आपको है ना बुक में भी ये लिखा मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? आगे भी बस इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप देख लिया अब बेस पतला होने से और क्या क्या पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हमें ये बताया कि बेस आपका पतला हो जाएगा, तो यानी इस कंडीशन में बेस जब आपका पतला हो जाएगा मतलब आपकी बेस करंट कम हो जाएगी, हाँ या ना? बेस पतला हो जाएगा मतलब आपकी बेस करंट कम हो जाएगी। तो जब आपकी बेस करंट बेस इज थिन, पतला हो गया, जब ये पतला हो गया तो मतलब कलेक्टर करंट ज्यादा होगी, बेस करंट कम होगी, तो आईवी आपका क्या हो गया? कम हो गया, ज्यादा हो गया। क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, एमीटर बेस कलेक्टर, बेस पतला हो गया तो वहां पे क्या होगी? वहां पे करंट, जब वहां पे होल्स कम है, इलेक्ट्रॉन क्या ये कम वैल्यू ले रहा है, तो ये कम ही तो है इसके पास चीज, उसके पास क्या पहुंचेगी? ज्यादा पहुंचेगी। तो मैंने ये कहा बेस पतला है तो बेस करंट क्या होगी? कम होगी, कलेक्टर करंट ज्यादा होगी। और मैंने क्या कहा? समझ आ गया मेरी बात? तो अब हम इसको कैसे बता रहे हैं? क्योंकि बेस इज थिन, बेस आपका पतला है, तो बेस करंट क्या होगी? आपकी कम होगी, यानी आपकी कलेक्टर करंट क्या होगी? इट मींस कलेक्टर करंट आपकी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। समझ आई मेरी बात? यानी आप हमेशा ट्रांजिस्टर को जब यूज करने के लिए कौन सा मोड यूज करते हैं? कॉमन एमिटर मोड। कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस नहीं यूज करते, हम कॉमन एमिटर मोड को यूज करते हैं। और कॉमन एमिटर मोड का जो करंट गेन फैक्टर होता है वो क्या? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन फैक्टर आप कुछ भी कह सकते हो। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? बीटा। तीन फैक्टर्स पढ़े हमने, अल्फा, बीटा, गामा। कॉमन बेस के लिए अल्फा, कॉमन एमिटर के लिए बीटा और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा। तो ये हम इन सब एम्पलीफायर्स में हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉमन एमिटर यूज कर रहे हैं, चाहे वो वोल्टेज एम्पलीफायर हो चाहे वो पावर एम्पलीफायर हो, ठीक है? तो कॉमन एमिटर को मैंने यूज किया। कॉमन एमिटर आपका ऐसे ही बनेगा, मैं आपको वन बाय वन समझा रही हूँ, ये सोच के सिर्फ कि लॉकडाउन की वजह से आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, मुझे नहीं पता कितनी क्लियर हुई या नहीं। दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर। तो कॉमन एमिटर तो इधर आ गया, इनपुट में कौन सी करंट है? आईबी, आउटपुट में क्या है? आईसी। तो बीटा क्या होता है कॉमन एमिटर के लिए? इसके लिए क्या होता है? करंट एम्प्लीफिकेशन मतलब बीटा। बीटा क्या होता है? गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट किसमें मिल रहा है? और आईबी। अब आपको पता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि बेस करंट आपकी कम है, तो बीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बेस करंट कम है ना, और बीटा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है तो वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है, हाँ या ना? तो ये बेस करंट कम है, वैसे भी इसका रिवर्स है, तो बीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपको वोल्टेज एम्पलीफायर में उस ट्रांजिस्टर को यूज करना है जिसमें बीटा का मान बहुत ज्यादा हाई हो। ये थर्ड पॉइंट। For the voltage amplifier, that transistor would be used as voltage amplifier, as for the voltage amplifier where beta should be very very high, क्योंकि जब वो हाई होगा तभी आपकी करंट ज्यादा होगी, तभी आपका क्या होगा? गेन ज्यादा होगा, और तभी आपका वोल्टेज सिग्नल ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई होगा। समझ आई मेरी बात? अब इसका उल्टा यहाँ पे चलेंगे पावर एम्पलीफायर में। इसमें क्या किया जाएगा? बेस इज थिक, बेस क्या? बीटा करंट
ये बेस करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, बहुत कम, बहुत कम। तो यहाँ पे जो बीटा होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये बहुत कम है। तो ये बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत कम हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे आप उस बीटा को यूज़ करोगे जिसका, उस ट्रांजिस्टर को यूज़ करोगे जिसका बीटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है। इसमें एक चीज़ अगर मैं और बताऊँ, वोल्टेज एम्पलीफायर में मैंने ये बताया कि ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता है, इसका वोल्टेज एम्पलीफायर का साइज छोटा होता है। तो ट्रांजिस्टर से उसकी कोई कहानी जुड़ी हुई नहीं है, उसकी कहानी मैं आपको समझाती हूँ। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब सिर्फ वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, जबकि पावर एम्पलीफायर का क्या काम है, पावर को बढ़ाना। तो जब वो पावर को कितना ज़्यादा बढ़ाएगा कि वो मिली वोल्ट के सिग्नल को वोल्ट में और फिर उस वोल्टेज लेवल के पावर सिग्नल को बढ़ाएगा जो लाउड स्पीकर पे कई किलोमीटर तक सुनाई देगा, कई मीटर्स तक सुना, कई मीटर्स या किलोमीटर्स, वो तो लाउड स्पीकर की रेंज पर डिपेंड करता है कि कैसे वाला सिग्नल। अगर आप मंदिर मस्जिद में, अगर मंदिर में लगा हुआ है तो उसी मोहल्ले में कुछ अनाउंस करना चाहते हो तो उसे वही सुनाई देगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो वे सिग्नल्स को अगर मैं बढ़ाने के लिए बताती हूँ तो आप ये देखिएगा कि वो लाउड स्पीकर पे की रेंज पे डिपेंड करता है, और जहाँ से वो लाउड स्पीकर कनेक्टेड है जिस एम्पलीफायर से, उस एम्पलीफायर की रेंज पे डिपेंड करता है कि वो 20 वोल्ट है, वो 40 वोल्ट है, वो 80 वोल्ट है। उसी के प्रपोर्शन में उसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है P = क्या होता है, VI/Q। समझ आ रही है मेरी बात, यही तो होती है पावर। तो आपको ये याद रखना है कि इसका ट्रांजिस्टर का साइज इसलिए छोटा है क्योंकि यहाँ पावर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पावर एम्पलीफायर में वो पावर को ही इंक्रीज कर रहा है। तो जब वो पावर को इंक्रीज जितना ज़्यादा करेगा तो वहाँ पे ऊष्मा भी तो उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी। वो पावर को इंक्रीज करेगा, पावर को इंक्रीज करेगा तो पावर लॉस भी तो होगी। अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी भी तो, सामने वाले को चोट लग रही है तो पावर तो मेरी भी लूज हो रही है, हाँ या ना। आप है ना, लॉजिकल समझो, ये मैं नहीं समझा रही हूँ, ये एनालॉजी है, हर चीज़ वहीं से समझ आती है, कॉन्सेप्ट वहीं से निकलते हैं। समझ आई मेरी बात। तो जब आप किसी को मारोगे तो चोट तो आपकी भी लगेगी ना, तो पावर आपकी भी लूज हो रही है। तो जितनी ज़्यादा पावर को इस वोल्टेज लेवल के प्रोपोर्शन में, जितनी ज़्यादा पावर को एम्पलीफाई करेगा उतनी ज़्यादा इसमें पावर भी डिसिपेट होगी, और जितनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी उस सर्किट के अंदर, तो हमें वहाँ पे उस ऊष्मा को जो उत्पन्न हो रही है हमें उसको बाहर भी क्या करना है, निकालना है, ठंडा भी तो करना है ना। अगर वो पावर वहीं के वहीं घूमती रही और वो ठंडा कूलिंग का कोई मेथड नहीं बताया तो क्या होगा, वो चीज़ बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि वो गर्मी ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, वो सबको इफेक्ट करेगी। समझ आई मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं हमेशा पावर एम्पलीफायर में जो सिग्नल को, जो भी पावर है, सिग्नल है उसकी पावर को जो एम्पलीफाई करता है, उस एम्पलीफाई करने के बाद में उसमें जितनी ज़्यादा पावर का लेवल रेज होगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा उसमें पावर भी डिसिपेट होगी, और उस पावर को कूल करने के लिए, सिंकिंग करने के लिए, मतलब निकालने के लिए या कूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एग्जॉस्ट फैन नहीं लगेगा। अभी हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड। सीपीयू को लेके बात कर रहे हैं, उसमें कूलिंग के लिए फैन होता है। अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची, मैं तो सिर्फ ट्रांजिस्टर की बात बता रही हूँ कि ट्रांजिस्टर भी काम तो ट्रांजिस्टर ही कर रहा है ना, एम्प्लीफिकेशन का। तो वहाँ पे कहाँ फैन लगा दो, वो ट्रांजिस्टर इतना है, मैं कौन सा फैन लगा दूंगी। समझ आई मेरी बात। वो भी आपको आगे बताऊंगी कि उसमें कैसे एल्यूमिनियम की एलॉय वगैरह लगाए जाते हैं, वो आपको आगे बताऊंगी। मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगी, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको कंप्लीट करूँगी। तो सब कूलिंग करने के लिए वो जो आपका सिस्टम है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक सिस्टम उसको पावर को कूल करने का बढ़ गया। तो आप वोल्टेज से जब, तो वोल्टेज में ऐसा कुछ किया नहीं हमने, इसके अंदर किया तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ गया। ये रीजन है पावर एम्पलीफायर का बढ़ना। अब तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर, इसके अंदर वोल्टेज एम्पलीफायर में इसी से बताएंगे कि हम हमेशा वो वाला ट्रांजिस्टर लेंगे जिसकी कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो। ये मेरा पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दी, इसकी कलेक्टर करंट कम है, ठीक है। तीसरी बात, इसमें वोल्टेज एम्पलीफायर में एक चीज हम ये बताएंगे, कपलिंग का बहुत बड़ा रोल है। कपलिंग का बहुत बड़ा रोल है। वोल्टेज एम्पलीफायर की एक स्टेज को, दो स्टेज को, तीन स्टेज को जो भी आप यूज करोगे, एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमारा सिर्फ आरसी कपलिंग से काम चल जाएगा, इससे आरसी कपलिंग, ठीक है। लेकिन जो पावर एम्पलीफायर है उसमें वो पावर को इंक्रीज करता है, तो इसके लिए हमारा यूज होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ट्रांसफार्मर का। अब आपको खुद ही पता है
यानी जब आप वोल्टेज एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज को और पावर एम्पलीफायर की एक स्टेज को कनेक्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपका क्या कनेक्ट हो रहा होगा? ट्रांसफार्मर कपलिंग। वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए आरसी कपलिंग, आर और सी, और वोल्टेज एम्पलीफायर की एम्पलीफायर जब हो चुका होगा उसकी लास्ट स्टेज, और पावर एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज, वो क्या होगी? आपकी ट्रांसफार्मर। अब आप खुद सोच लो, आर और सी को कनेक्ट करना और ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना, तो वो सारा एक तरफ, और वो कितना बड़ा है ट्रांसफार्मर। जो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, गेट्स, समझ आ रही है मेरी बात? अभी जब हम थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि वो ट्रांसफार्मर इतना भी होगा ना, अगर इतना सा भी कनेक्ट किया है सर्किट के अंदर, इतना सा भी कनेक्ट किया आपने, लेकिन वो उसके लेवल से बहुत ज़्यादा आर और सी के कंपैरेटिव जो आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग है, आप एक रेजिस्टर कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आप वाइंडिंग्स को यूज़ कर रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टर्स को। समझ आई मेरी बात? तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसका साइज कितना बड़ा होगा और इसका साइज कितना छोटा होगा। अगर आप कोई पावर एम्पलीफायर बना रहे हो तो पावर एम्पलीफायर के लिए आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ रही है, और वोल्टेज एम्पलीफायर को बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या आर और सी कपलिंग से आपका काम चलता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेज का बात ही नहीं कर सकते, सिंगल स्टेज से कुछ काम हो भी नहीं पाता, मिनिमम आपको 2 स्टेजेस तो चाहिए ही चाहिए हर चीज। ठीक है, क्लियर है मेरी इतनी बात? 12:15 नहीं आ जाएगी तो आप सुन लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट पावर बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है, और पावर एम्पलीफायर की आउटपुट जो है, आउटपुट पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी वोल्टेज सिग्नल बहुत ज्यादा होता है, इसका वोल्टेज सिग्नल कम नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने वोल्टेज लेवल को लिया ही नहीं। सिर्फ पावर की बात करेंगे कि वोल्टेज एम्पलीफायर का जो पावर है वो क्या होती है? बहुत कम होती है, और इसकी पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी अगर आपको ये बात समझ आए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तुम तो खाली बुक में देखते रहना बस। मेरी क्लास में हर साल कोई ना कोई 1-2 बच्चे ऐसे रखते हैं जिन्हें ना बुक खोलने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बात सुनने में मजा नहीं। और जब सेमेस्टर निकल जाता है ना, उन्होंने तो खोल भी रखा है, वो क्या कहते हैं इसको? बुक बैंक, जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, तुम डायरेक्ट इससे पढ़ोगे। अब फिर हमको कहीं 1-1.5 महीने के बाद समझ आता है कि अगर हम थोड़ा सुन लेते तो हम ज़्यादा अच्छा समझ आता। मैं तो इनको बोलती हूँ हमेशा, कभी बुक ना, मेरे सब्जेक्ट के तो बुक मत खरीदो, लेकिन मैं तुम्हें रोज बोलती हूँ, रोज। इन्होंने सिर्फ एक दिन खोले होगी, उसके बाद मना कर दिया, दैट्स इट। तुम तुम्हारा कंटिन्यूस दिमाग बस वही है कि वो मैडम क्या बोल रही है, उसमें क्या लिखा हुआ सब जगह मिलेगा। मैडम कोई साइंटिस्ट हो रहा है, मैं भी तो वही पढ़ा रही हूँ जो इसके अंदर है, और आप भी वही पढ़ोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। तब समझ आएगा जब 3-4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। आगे जब आप आगे पढ़ते चले तो 3rd-4th चैप्टर टाइमर्स वगैरह पढ़ोगे, डिजिटल में पढ़ोगे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ सर्किट कहूंगी, सर्किट ड्रॉ किया है, उसकी वर्किंग बताओ, विदिन अ सेकेंड आप इसकी वर्किंग समझा दोगे, मैं आपको लिख के दे दूंगी। लेकिन वो कब जब आप रेगुलरली क्लास में डिसिपेट का मतलब विसर्जित करता है, विसर्जित। इसे मैंने वर्ड यूज किया था सिंकिंग। सिंक वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, हो ही नहीं पाएगा, चले जाओ कल ही पढ़, कल एक्स्ट्रा पढ़ा दो, कल एक्स्ट्रा पढ़ा दो बच्चे।